हेलो एवरीवन, मैं राजेश भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। तो जैसे कि आप सबको पता होगा, हम गाउस के नियम के अनुप्रयोग पढ़ रहे थे। ठीक है, तो उस पे हमने पहली जो थ्योरम थी वो कंप्लीट कर ली थी कि अनंत लंबाई के आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो हमने कैलकुलेट कर लिया था। सेकंड है अनंत विस्तार की आवेशी समतल पतली अचालक शीट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, यानी आपके पास कोई थिन शीट है जिसके कारण आपको क्या निकालना है, और थिन शीट कैसी है, क्या है, इंसुलेटेड है। ठीक है, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है, आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक है, तो आपको पता है सीट को हम किस तरीके से लेते थे, सीट को हम कुछ इस तरीके से लेते हैं। ठीक है, और सीट में चार्ज किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक है, और इसका चार्ज का आवेश घनत्व तो क्या है, सिग्मा है। और इससे पहले वाली जो हम लेते थे, इससे पहले जो हमने लिया था रेखीय लिया था। रेखीय में क्या होता था, चार्ज कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता था। ठीक है, और जिसकी डेंसिटी को हम यानी घनत्व को हम लैम्डा लेते थे, जो इससे पहले वाली डेरिवेशन की। इसमें हम घनत्व को सिग्मा लेंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले हमें एक सीट बनानी पड़ेगी, और सीट कैसी बनानी पड़ेगी, एक अचालक सीट बनानी पड़ेगी। तो एक सीट बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, कुछ इस तरीके से बनाएंगे सीट। ये हमारे पास कोई सीट है जिसपे क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक है, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है। अब हमें यहाँ पे गाउस थ्योरम का यूज करना है। तो गाउस थ्योरम का यूज जब हम करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, जो ये आवेश है, चार्ज है, इसको क्लोज करना पड़ता है, यानी इसको क्या करना पड़ता है, एक बंद पृष्ठ बनाना पड़ता है। ठीक है, बंद पृष्ठ के अंदर होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। तो इसको क्लोज करने के लिए हमें इसमें गाउसियन सरफेस बनाना पड़ेगा, यानी गाउसियन पृष्ठ बनाना पड़ेगा, जैसे इससे पहले वाली डेरिवेशन में हमने किया था। तो जैसे हमारा चार्ज है, तो इसको, इस चार्ज को ढकने के लिए, बंद करने के लिए हमने इसमें क्या बनाया था, बेलन बनाया था। उसी तरह के इस आवेश को ढकने के लिए हमें एक गाउसियन पृष्ठ बनाना पड़ेगा, वो भी क्या होगा, एक बेलन बनाएंगे हम इसमें। ठीक है, बेलन के थ्रू ही हम इस चार्ज को क्या कर सकते हैं, यानी आवेश को क्या कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, बंद कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये हमने एक बेलन बना दिया। ठीक है, अब आपको पता है ये बेलन जो है, इसमें 3 पृष्ठ होते हैं। ठीक है, एक पृष्ठ होता है ए, एक बी ले लेते हैं। ठीक है, ये दोनों प्लेन होते हैं, सपाट पृष्ठ बोलते हैं इन्हें। और एक पृष्ठ होता है ये, जिसको हम बोलते हैं तिर्यक पृष्ठ, यानी कर्व सरफेस। ठीक है, ये वाला जो बीच वाला होता है, जैसे पेन होता है। ठीक है, तो ये पेन का मोटाई वाला हिस्सा जो होता है, ठीक है, जैसे पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको समझाया था। और ये वाला क्या होता है, प्लेन होता है, यानी सपाट होता है। ठीक है, जैसे ये और ये। तो जो भी फ्लक्स यहां से निकलेगा, वो एक तो इस वाली सरफेस से निकलेगा, एक इस सरफेस से निकलेगा, और एक इस सरफेस से निकलेगा बाहर। ठीक है, तो हम यहां पे 3 पृष्ठ लेंगे, एक ए, एक बी और एक ये वाला। ठीक है, तो इसे मैं S1 ले लेता हूं, इसे S2 और इसको S3 ले लेते हैं। ठीक है, अब आपको पता है यहां से हमें क्या निकालना है, फ्लक्स की वैल्यू निकालनी कि इस पृष्ठ से कितना फ्लक्स निकलेगा, इस पृष्ठ से कितना फ्लक्स निकलेगा, इस पृष्ठ से कितना फ्लक्स निकलेगा। जब हमें पहले हमें फ्लक्स ही निकालना है कि टोटल कितना फ्लक्स निकलेगा, तब हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलेगी। तो इस पृष्ठ से, इस पृष्ठ से और इस पृष्ठ से निकालेंगे और तीनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो हमारा टोटल फ्लक्स निकल जाएगा, तब हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। ठीक है, पहले हम वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। तो इस पृष्ठ से निकालने के लिए पहले हमें यहाँ पे एक छोटा सा पृष्ठ लेना पड़ेगा, क्योंकि पूरे पृष्ठ से निकालने के लिए पहले हमें छोटा सा लेंगे। ठीक है, और छोटे से पृष्ठ को हम लिखेंगे DS1। ठीक है, क्या लिखेंगे, DS1। अब बताओ इसका सदिश वेक्टर जो होगा वो लंबवत बाहर की तरफ होता है। ठीक है, वैसी ये सब पहले बताया है, तो आप पहली वीडियो में जाके भी देख सकते हो। इसका जो सदिश क्या क्षेत्रफल होगा वो DS2 होगा। इसको DS2 ले लेते हैं, और इसकी दिशा भी लंबवत बाहर की तरफ होगी। ठीक है, इस वाले को भी हम क्या ले लेते हैं, DS3 ले लेते हैं। ठीक है, जिसकी दिशा लंबवत कहाँ की तरफ होगी, बाहर की तरफ होगी। ठीक है, तो ये DS1 सरफेस आपकी, ये DS2 है और ये DS3 है। ठीक है, तो DS3 का हमने एक छोटा सा भाग लिया है अभी। ठीक है, ये वाला, इसका ये DS1, इसका यहाँ पे लिया DS2, इस पूरे का ये छोटा सा लिया हमने। ठीक है, ये पूरा है ना, इतना है,
तो इसका छोटा सा लिया है, इसका यहाँ पे छोटा सा, इसका इस छोटे से गुजरने वाला फ्लक्स निकालेंगे, उसके बाद इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो पूरे के द्वारा पूरी पृष्ठ से जितना फ्लक्स निकलेगा उसकी वैल्यू आ जाएगी। वैसे ही इस थोड़े से पृष्ठ से निकलने वाले फ्लक्स की वैल्यू निकालेंगे, उसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो पूरे के कारण आ जाएगा। वैसे ही इसका, ठीक है, इसका निकालेंगे उसके बाद इंटीग्रेशन कर देंगे तो पूरे का आ जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं, ये तो हमने देख लिया जो हमने ये छोटा सा जो ये खंड लिया है, ठीक है, क्षेत्रफल का जो खंड लिया है, छोटा सा भाग जो लिया है हमने, वो आपका DS1, DS2 और DS3 है। अब यहाँ पे हम देखते हैं वैद्युत क्षेत्र की दिशा किस साइड होगी। ठीक है, तो आपको पता है ये प्लस है, तो प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ होगी, बाहर की तरफ, तो ऐसे बाहर की तरफ होगी, इसको E1 ले लेते हैं। ठीक है, ऐसी इसके कारण जो दिशा होगी वो बाहर की तरफ होगी, E2। ठीक है, क्योंकि यहाँ भी प्लस है तो प्लस के कारण बाहर की तरफ होगी। ठीक है, वैसी इस साइड कहाँ होगी, इसमें भी ऐसे बाहर की तरफ होगी, तो ये ऐसे ले लेते हैं E3। ठीक है, तो तीनों दिशाएं आ गई हमारे पास, E1, E2, E3। यहाँ पे देखो कितना एंगल बन रहा, E2 और S2 के बीच में 0 डिग्री बन रहा है। E1 और DS1 के बीच में कितना एंगल बन रहा है, यहाँ पे भी 0 डिग्री एंगल बन रहा है, और यहाँ पे कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो ये एंगल भी आपको रखना है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इस बेलनाकार पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स कितना होगा। तो बेलनाकार पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स, ठीक है, तो कितना होगा, φE ले लेते हैं इसे, तो φ1 यहां से जो गुजरेगा प्लस φ2 यहां से जो गुजरेगा प्लस φ3 ये तिर्यक पृष्ठ से जो गुजरेगा। ठीक है, तो आपको पता है इसका फॉर्मूला होता है φ1, तो इसको हम लिखते हैं, अगर हम EDS, यहाँ पे ये DS1 है तो DS1 ले लेते हैं cos थीटा। ठीक है, ये सबको पता है, और इंटीग्रेशन लगा रहे हैं हम, इंटीग्रेशन का मतलब इस पूरे पृष्ठ का निकालना पड़ेगा। ये फॉर्मूला तो हमने छोटे से का निकाला है, छोटे से जो पृष्ठ है उसके लिए लिया है, अगर हमें पूरे का निकालना है तो इसका इंटीग्रेशन कर दिया हमने और यहाँ पे S1 ले लिया। ठीक है, वैसे इस वाले के लिए भी क्या करेंगे, यहाँ S2 ले लेंगे अगर पूरे का निकालना है, और EDS2 cos थीटा। ऐसी तीसरे वाले के लिए भी लिख लेंगे S3 EDS3 cos थीटा। ठीक है, अब आपको पता है यहाँ पे एंगल 0 है, ये 0 है। ठीक है, ये वाला एंगल 0, ये वाला एंगल 0 और ये वाला 90 है। ठीक है, तीसरा वाला 90 था ना, तो cos 0 बराबर कितना होता है 1, तो φE इक्वल टू कितना आएगा, इसका E बाहर आ जाएगा। ठीक है, और अब हमने क्या लिया है, अगर हम जैसे E बाहर लेंगे तो S1 DS1 होगा। ठीक है, वैसे E बाहर आ जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा S2 DS2। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ DS2, और ये तो पूरा 0 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो φE इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका E, हमने इसका जो पूरा का एरिया ले रखा है वो A ले लिया हमने। ठीक है, सपोज A ले लिया तो इसको A लिख लेते हैं। ठीक है, वैसे ही इस वाले का पूरे का इंटीग्रेशन हमने इसका भी एरिया A ले लिया तो ये A हो जाएगा, तो EA हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया, 2EA। तो टोटल फ्लक्स कितना निकलेगा इस बेलनाकार पृष्ठ से, 2EA। ठीक है, मगर गॉस थ्योरम के अनुसार क्या है, गॉस प्रमेय के अनुसार, तो गॉस प्रमेय के अनुसार क्या होता है, टोटल फ्लक्स यानी कुल फ्लक्स जो होता है वो Q/ε0 के बराबर होता है। ठीक है, और Q यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे Q आपको पता है कितना होगा, यहाँ पे इसकी डेंसिटी सिग्मा थी। ठीक है, तो Q इक्वल टू हो जाएगा, Q इक्वल टू लिखेंगे सिग्मा इंटू ए। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू रख दो, तो ये कितना बन जाएगा, φE इक्वल टू सिग्मा इंटू ए अपॉन ε0। ठीक है, इसे समीकरण 1 मान लेते हैं, इसे समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक, अब आपको दिख रहा है ये भी कुल फ्लक्स है, ये भी कुल फ्लक्स है, तो क्या हम इन दोनों को इक्वल रख सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को इक्वल रखते हैं, तो इन दोनों को जब इक्वल रखेंगे तो समीकरण 1 बराबर समीकरण 2। ठीक है,
तो कितना आएगा 2EA इक्वल टू होगा सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ए से ए कट जाएगा, ठीक है। तो यहां से ई कितना बचेगा हमारा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और यही हमारे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला इसका आ गया है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक। तो मेन आपको ये फॉर्मूला याद रखना है यहाँ पे Q इक्वल टू सिग्मा अपॉन ए, ठीक है। आपको पता है डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता था, सिग्मा इक्वल टू Q अपॉन एरिया, ठीक है। तो एरिया हमने ए ले रखा है यहाँ पे, तो इसलिए इसको ए, ठीक है। तो यहां से ये फॉर्मूला आया था, बाकी तो आपको समझ में आ गया ही होगा, ठीक है। बाकी तो ये आपको थोड़ा मैथमेटिक लगाना है यहाँ पे। तो थैंक यू।